जब लोग पैसा और सक्सेस की बात करते हैं तो अक्सर वो स्ट्रैटेजी, स्किल या लक का नाम लेते हैं। लेकिन थिंक एंड ग्रो रिच एक बिल्कुल अलग जगह से शुरू होती है। ये बुक कहती है कि सक्सेस का पहला कदम बाहर नहीं, अंदर होता है, और उस अंदर के प्रोसेस का नाम है डिजायर। इस बुक के ऑथर नेपोलियन हिल कहते हैं कि सिर्फ चाहना काफी नहीं होता। हर इंसान चाहता है कि वो सक्सेसफुल हो, हर इंसान चाहता है कि उसके पास पैसा हो, लेकिन सिर्फ चाहने और बर्निंग डिजायर में जमीन आसमान का फर्क होता है। बर्निंग डिजायर वो होती है जो तुम्हें चैन से बैठने नहीं देती, जो तुम्हारे दिमाग में बार बार घूमती रहती है और जो तुम्हें एक्शन लेने पर मजबूर करती है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि जब तक तुम्हारा गोल इमोशनली स्ट्रांग नहीं होगा, तब तक तुम्हारा माइंड उसके लिए काम ही नहीं करेगा। दिमाग सिर्फ उन चीजों पर एनर्जी देता है जो उसे जरूरी लगती हैं। इसलिए अगर तुम्हारा डिजायर वीक है तो तुम्हारा एफर्ट भी वीक होगा, और जब एफर्ट वीक होता है तो रिजल्ट भी वीक ही मिलता है। इस बुक में एक बहुत पावरफुल आइडिया दिया गया है। हिल कहते हैं कि डिजायर को वेग नहीं रहने देना चाहिए। तुम्हें बिल्कुल क्लियरली पता होना चाहिए कि तुम क्या चाहते हो, कितना चाहते हो, और उसके बदले तुम क्या देने को तैयार हो। जब डिजायर क्लियर होता है तब माइंड कंफ्यूजन में नहीं रहता। कंफ्यूजन खत्म होती है तो डायरेक्शन मिलती है। लेकिन सिर्फ डिजायर काफी नहीं होता। यहीं पर बुक का दूसरा स्ट्रॉन्ग पिलर आता है, फेथ। फेथ का मतलब अंधा विश्वास नहीं होता। फेथ का मतलब होता है अपने आप पर और अपनी सोच पर इतना भरोसा कि चाहे रिजल्ट अभी न दिख रहा हो, तुम फिर भी रुकते नहीं हो। फेथ वो आवाज होती है जो फेलियर के बाद भी कहती है मैं कर सकता हूं। नेपोलियन हिल कहते हैं कि फेथ एक मसल की तरह होती है, उसे डेवलप किया जा सकता है, और इसके लिए वो एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, ऑटो सजेशन। मतलब जो बात तुम बार बार अपने दिमाग को बोलते हो, वही बात तुम्हारा सबकॉन्शियस सच मान लेता है। अगर तुम रोज अपने आप को ये बोलते हो कि मैं वीक हूं, मेरे बस का नहीं, मेरे पास चांस नहीं, तो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग उसी के हिसाब से काम करने लगता है। लेकिन अगर तुम कॉन्शियसली अपने दिमाग को एक नया मैसेज देते हो कि मैं केपेबल हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं गिव अप नहीं करूंगा, तो दिमाग उस मैसेज के साथ अलाइन होने लगता है। ये कोई मैजिक नहीं है, ये रेपिटेशन का साइकोलॉजी है। जो चीज बार बार सुनी जाती है वो बिलीफ बन जाती है। इस पार्ट में एक और गहरा ट्रूथ सामने आता है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि लोग फेलियर से नहीं डरते, लोग क्रिटिसिज्म से डरते हैं। लोग इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है लोग क्या कहेंगे। लेकिन जब तुम्हारा डिजायर स्ट्रांग होता है तो तुम दूसरों की आवाजों को बैकग्राउंड नॉइज बना देते हो। तुम्हारा फोकस इतना क्लियर हो जाता है कि एक्सटर्नल डाउट तुम्हें हिला नहीं पाता। फेथ का एक और मतलब है पेशेंस। तुम्हें यह मानकर चलना पड़ता है कि रिजल्ट तुरंत नहीं आएगा, लेकिन हर एफर्ट वेस्ट भी नहीं जाएगा। जब तुम इस बिलीफ के साथ काम करते हो तब तुम फ्रस्ट्रेशन में नहीं जाते, तुम प्रोसेस पर टिक जाते हो। और जो लोग प्रोसेस पर टिक जाते हैं वही लोग इवेंचुअली रिजल्ट तक पहुंचते हैं। इस पार्ट के एंड तक एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है, सक्सेस का सफर कोई एक्सटर्नल शॉर्टकट नहीं होता, ये एक इंटरनल डिसीजन से शुरू होता है। जब तुम डिसाइड कर लेते हो कि मैं गिव अप नहीं करूंगा, मैं अपनी सोच को अपना दुश्मन नहीं बनने दूंगा, तब बाहर की दुनिया धीरे धीरे तुम्हारे डिसीजन के साथ अलाइन होने लगती है। यहीं पर पार्ट 1 खत्म होता है। अब हम ये समझ चुके हैं कि डिजायर सिर्फ विश नहीं होती और फेथ सिर्फ होप नहीं होता। ये दोनों मिलकर तुम्हारी सोच को एक्शन में बदल देते हैं। जब डिजायर क्लियर हो जाता है और फेथ स्ट्रांग बनने लगता है, तब अगला सवाल उठता है, क्या सिर्फ सोचने से कुछ हो जाता है? थिंक एंड ग्रो रिच का जवाब थोड़ा सटल है। ये बुक ये नहीं कहती कि सिर्फ सोचो और सब मिल जाएगा। ये कहती है कि जो सोच तुम बार बार अपने दिमाग को देते हो, वही सोच धीरे धीरे तुम्हारी रियलिटी का बेस बन जाती है। नेपोलियन हिल यहीं पर ऑटो सजेशन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। ऑटो सजेशन का मतलब होता है कॉन्शियसली अपने सबकॉन्शियस को एक डायरेक्शन देना। तुम्हारा दिमाग एक खाली कंटेनर की तरह होता है। जो चीज तुम उसमें बार बार डालते हो वही उसका कंटेंट बन जाता है। अगर तुम अपने आप को रोज याद दिलाते हो कि तुम इनकेपेबल हो, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस उस बात को फैक्ट मान लेता है। और अगर तुम रोज अपने आप को ये याद दिलाते हो कि तुम सीख सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो, तो दिमाग उस डायरेक्शन में काम शुरू कर देता है। इस प्रोसेस में रेपिटेशन सबसे इंपॉर्टेंट होती है। एक बार बोल देने से कुछ नहीं होता, लेकिन जब एक ही मैसेज बार बार बिना इमोशन के नहीं बल्कि बिलीफ के साथ दिया जाता है, तब वो मैसेज दिमाग के डीप लेयर्स तक पहुंच जाता है। हिल कहते हैं कि सबकॉन्शियस आर्ग्यूमेंट नहीं करता, वो इवैल्यूएट नहीं करता, वो सिर्फ एक्सेप्ट करता है। इसलिए तुम जो भी सोच बार बार भेजते हो वो धीरे धीरे तुम्हारा ट्रूथ बन जाता है। यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं।
वो पॉजिटिव चीजें सिर्फ तब बोलते हैं जब मूड अच्छा होता है, लेकिन जब फियर आता है, जब डाउट आता है, तब वो उसी फियर को और ज्यादा रिपीट कर देते हैं। ऑटो सजेशन का रियल यूज तब होता है जब तुम डाउट के बीच भी अपनी डायरेक्शन नहीं बदलते, जब तुम्हारा माइंड कहता है नहीं होगा और तुम कामली कहते हो मैं प्रोसेस फॉलो करूंगा। इस पार्ट में बुक एक और इंपॉर्टेंट चीज क्लियर करती है, नॉलेज का रोल। नेपोलियन हिल कहते हैं कि नॉलेज दो टाइप का होता है, एक होता है जनरल नॉलेज जो सबके पास होता है, और दूसरा होता है स्पेशलाइज्ड नॉलेज जो तुम किसी स्पेसिफिक एरिया में डेवलप करते हो। सक्सेस जनरल नॉलेज से नहीं आती, सक्सेस आती है फोकस नॉलेज से, जिसे तुम एक्शन में कन्वर्ट कर सको। बहुत लोग जिंदगी भर सीखते रहते हैं लेकिन कहीं अप्लाई नहीं करते। वो बुक्स पढ़ते हैं, वीडियोस देखते हैं, लेकिन उनकी लाइफ में कोई रियल चेंज नहीं आता। हिल कहते हैं नॉलेज तब पावरफुल बनती है जब वो डिजायर के साथ मिल जाती है। जब तुम्हें क्लियरली पता हो कि तुम क्या चाहते हो, तब तुम वही नॉलेज ढूंढते हो जो तुम्हें उस जगह तक ले जा सके। इस प्रोसेस में एक और इंटरेस्टिंग बात सामने आती है, तुम्हारा सबकॉन्शियस सिर्फ आइडिया स्टोर नहीं करता, वो सॉल्यूशंस भी जनरेट करता है। जब तुम किसी प्रॉब्लम के साथ सोते हो और किसी गोल के साथ जागते हो, तो धीरे धीरे तुम्हें इनसाइट्स मिलने लगती हैं। ये कोई मैजिक नहीं है, ये फोकस्ड अटेंशन का रिजल्ट होता है। तुम्हारा दिमाग बैकग्राउंड में काम करता रहता है। ऑटो सजेशन का एक प्रैक्टिकल साइड ये भी है कि तुम अपने आप को नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करना सीखते हो। तुम हर क्रिटिसिज्म को ट्रूथ नहीं मानते, तुम हर फेलियर को फाइनल वर्डिक्ट नहीं समझते, तुम उसे फीडबैक की तरह देखते हो। जब तुम ये हैबिट बना लेते हो, तब दुनिया का नॉइज तुम्हें कंट्रोल नहीं करता। इस पार्ट के एंड तक एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है, तुम्हारी लाइफ में जो भी रिपीट हो रहा है वो एक्सीडेंटल नहीं है, वो तुम्हारी डोमिनेंट थॉट्स का रिजल्ट है। जब तुम अपनी डोमिनेंट थॉट्स को कॉन्शियसली चूज करना सीख लेते हो, तब तुम अपनी डायरेक्शन चेंज करना शुरू कर देते हो। यहीं पर पार्ट 2 खत्म होता है। अब हम समझ चुके हैं कि ऑटो सजेशन कैसे काम करता है, सबकॉन्शियस माइंड का रोल क्या है, और नॉलेज तभी पावरफुल होती है जब वो डिजायर के साथ अलाइंड हो। अब तक डिजायर ने डायरेक्शन दी, फेथ ने हिम्मत दी और ऑटो सजेशन ने सबकॉन्शियस को एक नया मैसेज देना शुरू किया। लेकिन अब एक और जरूरी चीज की जरूरत पड़ती है, आइडियाज। क्योंकि सिर्फ चाहने और बिलीव करने से रिजल्ट नहीं मिलता जब तक तुम्हारे पास एक क्लियर रास्ता ना हो। यहीं पर थिंक एंड ग्रो रिच इमेजिनेशन को सबसे पावरफुल टूल बताती है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि हर चीज जो आज फिजिकल फॉर्म में दिख रही है, वो पहले किसी के दिमाग में एक आइडिया के रूप में थी। हर बिजनेस, हर इन्वेंशन, हर सक्सेस स्टोरी, सब एक इमेजिनेशन से शुरू हुई थी। इमेजिनेशन कोई बचपना नहीं है, इमेजिनेशन फ्यूचर की रिहर्सल होती है। हिल इमेजिनेशन को 2 पार्ट्स में बांटते हैं। एक होती है सिंथेटिक इमेजिनेशन, जहां तुम पुरानी चीजों को नए तरीके से जोड़ते हो, और दूसरी होती है क्रिएटिव इमेजिनेशन, जहां बिल्कुल नया आइडिया आता है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। जब तुम अपने गोल पर फोकस्ड रहते हो, तो तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली नए कनेक्शंस बनाना शुरू करता है। यहीं पर एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। आइडियाज तब तक बेकार होते हैं जब तक उन्हें एक्शन प्लान में कन्वर्ट न किया जाए। बहुत लोग ब्रिलियंट आइडियाज के साथ घूमते रहते हैं, लेकिन क्योंकि उनके पास प्लान नहीं होता, वो आइडियाज हवा में ही रह जाते हैं। हिल कहते हैं कि प्लान परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, प्लान होना जरूरी है। ज्यादातर लोग प्लान बनाते वक्त ही रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है सब कुछ क्लियर होना चाहिए। लेकिन रियलिटी में क्लैरिटी एक्शन के बाद आती है। जब तुम पहला स्टेप लेते हो, तब अगला स्टेप दिखाई देता है, और जब तुम वेट करते रहते हो कि सब कुछ क्लियर हो जाए, तब तुम कभी स्टार्ट ही नहीं करते। इस प्रोसेस में फेलियर का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हिल कहते हैं कि फेलियर का मतलब ये नहीं होता कि तुम गलत हो, फेलियर का मतलब होता है कि तुम्हारा प्लान गलत था, और प्लान को बदला जा सकता है। लेकिन जब लोग फेलियर को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं, तब वो वापस उठ नहीं पाते। यहीं पर परसिस्टेंस की जरूरत पड़ती है, जो अगले पार्ट में और डिटेल में आएगी। लेकिन इस स्टेज पर यह समझना जरूरी है कि जो लोग सक्सेस तक पहुंचते हैं, वो सबसे इंटेलिजेंट नहीं होते। वो लोग होते हैं जो अपने प्लान को बार बार एडजस्ट करते रहते हैं जब तक वो काम न करने लगे। ऑर्गेनाइज प्लानिंग का एक और पार्ट है दूसरों की मदद लेना। हिल कहते हैं कि कोई भी इंसान अकेला सब कुछ नहीं कर सकता। जब तुम अपने आप को उन लोगों से घेर लेते हो जो तुमसे ज्यादा जानते हैं, तो तुम्हारी ग्रोथ फास्ट हो जाती है। ये ईगो को साइड में रखकर सीखने का प्रोसेस होता है। इस पूरे प्रोसेस में इमेजिनेशन तुम्हें विजन देती है, प्लानिंग तुम्हें डायरेक्शन देती है, और एक्शन तुम्हें प्रोग्रेस देता है। जब ये 3 चीजें साथ आती हैं, तब डिजायर सिर्फ एक फीलिंग नहीं रहती, वो एक प्रैक्टिकल जर्नी बन जाती है। इस पार्ट के एंड तक एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है,
आइडियाज किसी लकी इंसान को नहीं मिलते, आइडियाज उन्हें मिलते हैं जो अपने माइंड को रेडी रखते हैं, जो अपने गोल पर फोकस्ड रहते हैं और जो एक्शन लेने से डरते नहीं। यहीं पर पार्ट 3 खत्म होता है। अब हम समझ चुके हैं कि इमेजिनेशन का रोल क्या है, प्लानिंग कैसे काम करती है और फेलियर एंड नहीं फीडबैक होता है। अब तक डिजायर ने तुम्हें जगाया, फेथ ने तुम्हें संभाला, ऑटो सजेशन ने तुम्हारे सबकॉन्शियस को डायरेक्शन दी, इमेजिनेशन ने तुम्हें आइडियाज दिए और प्लानिंग ने तुम्हें रास्ता दिखाया। लेकिन यहां एक ऐसी जगह आती है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। वो जगह है थकान, डाउट, डिले और रिपीटेड फेलियर। यहीं पर थिंक एंड ग्रो रिच एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी पर फोकस करती है, परसिस्टेंस। नेपोलियन हिल कहते हैं कि ज्यादातर लोग टैलेंट की कमी से नहीं, परसिस्टेंस की कमी से हारते हैं। जब रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता, जब लोग क्रिटिसाइज करते हैं, जब प्लान काम नहीं करता, तब इंसान का एंथुसियाज्म धीरे धीरे कम होने लगता है। और जब एंथुसियाज्म कम होता है तब एफर्ट कम होता है। जब एफर्ट कम होता है तब रिजल्ट और डिले हो जाता है। ये एक नेगेटिव साइकिल बन जाता है। परसिस्टेंस का मतलब सिर्फ मेहनत करते रहना नहीं होता। परसिस्टेंस का मतलब होता है अपने डिजायर को इतना स्ट्रांग रखना कि तुम टेम्परेरी फेलियर को परमानेंट डिसीजन ना बना दो। जब तुम हर बार गिर कर उठते हो तो तुम अपने सबकॉन्शियस को एक मैसेज भेजते हो, मैं रुकने वाला नहीं हूं। इस स्टेज पर एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट आता है, मास्टरमाइंड। हिल कहते हैं कि जब 2 या 2 से ज्यादा लोग एक कॉमन गोल के साथ पॉजिटिव हार्मनी में काम करते हैं तो उनकी कंबाइंड एनर्जी उन्हें इंडिविजुअली काम करने से ज्यादा आगे ले जाती है। ये सिर्फ टीम वर्क नहीं है, ये कलेक्टिव इंटेलिजेंस का यूज है। जब तुम ऐसे लोगों के बीच रहते हो जो तुम्हें एनकरेज करते हैं, जो तुम्हें नई सोच देते हैं, जो तुम्हें चैलेंज करते हैं, तब तुम्हारा माइंड एक्सपैंड होता है। तुम वो सोचने लगते हो जो तुम अकेला कभी नहीं सोच पाते। मास्टरमाइंड ग्रुप तुम्हें इमोशनल सपोर्ट भी देता है और प्रैक्टिकल गाइडेंस भी। इस प्रोसेस में एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, डिसीजन। हिल कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग डिसीजंस जल्दी लेते हैं और उन्हें धीरे बदलते हैं। अनसक्सेसफुल लोग डिसीजन लेने में टाइम लगाते हैं और उन्हें जल्दी बदल देते हैं। जब तुम्हारा माइंड कंफ्यूज्ड रहता है तब तुम्हारा एक्शन भी कंफ्यूज हो जाता है। डिसीजन का मतलब स्टबर्न होना नहीं होता। डिसीजन का मतलब होता है क्लैरिटी। तुम्हें पता होता है कि तुम किस डायरेक्शन में जा रहे हो और जब तुम्हें डायरेक्शन पता होती है तब तुम छोटी रुकावटों से डिस्टर्ब नहीं होते। इस पार्ट के एंड तक एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है, सक्सेस का रास्ता स्मूथ नहीं होता। ये पेशेंस, सपोर्ट और क्लियर डिसीजंस का कॉम्बिनेशन होता है और जो इंसान इस कॉम्बिनेशन को समझ लेता है वो कभी बीच में नहीं रुकता। यहीं पर पार्ट 4 खत्म होता है। अब हम समझ चुके हैं कि परसिस्टेंस क्यों सबसे रेयर क्वालिटी है, मास्टरमाइंड का पावर क्या है और डिसीजन लेने की हैबिट क्यों जरूरी है। इस सफर के आखिरी हिस्से में बात आती है उन चीजों की जो दिखाई नहीं देती लेकिन हर इंसान की जिंदगी को क्वाइटली कंट्रोल करती रहती हैं। थिंक एंड ग्रो रिच के एंड में नेपोलियन हिल सबकॉन्शियस माइंड, ब्रेन, सिक्स्थ सेंस और फियर के बारे में बात करते हैं। ये वो चीजें हैं जो सक्सेस को या तो एक्सेलरेट करती हैं या साइलेंटली रोक देती हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड एक ब्रिज की तरह होता है। ये तुम्हारी कॉन्शियस सोच और तुम्हारी एक्शंस के बीच का कनेक्शन होता है। तुम जो बार बार सोचते हो, जो इमोशंस के साथ फील करते हो, वो सब सबकॉन्शियस में स्टोर होता रहता है और धीरे धीरे वो तुम्हारे बिहेवियर का पार्ट बन जाता है। यहीं पर इमोशंस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हिल कहते हैं कि पॉजिटिव इमोशंस जैसे डिजायर, फेथ, लव, एंथुसियाज्म तुम्हारे सबकॉन्शियस को पावर देते हैं और नेगेटिव इमोशंस जैसे फियर, डाउट, जेलसी, एंगर तुम्हारी एनर्जी को ब्लॉक कर देते हैं। तुम चाहे कितनी भी प्लानिंग कर लो, अगर तुम्हारा माइंड फियर से भरा हुआ है तो तुम्हारा एक्शन वीक हो जाएगा। इस पार्ट में हिल सबसे डेंजरस चीज पर फोकस करते हैं, फियर। वो कहते हैं कि ज्यादातर लोगों की जिंदगी में जो लिमिटेशंस होती हैं वो लैक ऑफ स्किल की वजह से नहीं होती बल्कि फियर की वजह से होती हैं। फियर ऑफ पॉवर्टी, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, फियर ऑफ इल हेल्थ, फियर ऑफ लॉस, फियर ऑफ ओल्ड एज और फियर ऑफ डेथ। ये फियर्स इतने सटल होते हैं कि इंसान को पता भी नहीं चलता कि वो इनके कंट्रोल में जी रहा है। फियर तुम्हें रिस्क लेने से रोकता है, फियर तुम्हें डिसीजन लेने से रोकता है,
फियर तुम्हें एक्शन पोस्टपोन करने पर मजबूर करता है और धीरे धीरे फियर तुम्हारी आइडेंटिटी का पार्ट बन जाता है। हिल कहते हैं कि जब तक तुम अपने फियर्स को आइडेंटिफाई नहीं करते, तब तक तुम उनसे फ्री नहीं हो सकते। यहीं पर सिक्स्थ सेंस का कॉन्सेप्ट आता है। सिक्स्थ सेंस का मतलब कोई सुपरनैचुरल पावर नहीं होता। ये वो इंट्यूशन होती है जो तब डेवलप होती है जब तुम्हारा माइंड क्लियर हो, जब तुम्हारा सबकॉन्शियस पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेंड हो और जब तुम्हारा फोकस एक गोल पर फिक्स्ड हो। तब तुम्हें सही डिसीजंस लेने में एक नेचुरल क्लैरिटी मिलने लगती है। हिल कहते हैं कि जब तुम अपनी सोच, इमोशंस और एक्शंस को अलाइन कर लेते हो, तब तुम्हारा ब्रेन एक पावरफुल ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग स्टेशन की तरह काम करता है। तुम नए आइडियाज को क्विकली पिक करते हो, तुम सिचुएशंस को बेटर समझने लगते हो और तुम्हारा कॉन्फिडेंस नेचुरल हो जाता है। इस फाइनल पार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि सक्सेस बाहर से नहीं आती, सक्सेस अंदर से ग्रो होती है। जब तुम अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख लेते हो, जब तुम अपने डिजायर को क्लियर कर लेते हो, अपने फियर को कंट्रोल कर लेते हो और अपने एक्शंस को